बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 को रिवाइज करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम था सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। मतलब कि हम एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व। अब एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या चीज है? हमने कहा था एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है ना, तो उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या चीज है। तो हमने तो कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू, कोई भी मसला क्या कहलाता है बच्चे? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अच्छा, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से नेक्स्ट हम चलते थे एक और स्टेप पे, हमने कहा था बायोलॉजिकल मेथड। अब अगर एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अकर हो गया है, अगर एक प्रॉब्लम अकर हो गया रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर एक प्रॉब्लम अकर हो गया रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए? उसके लिए किसी ना किसी मेथड की जरूरत पड़ेगी, किसी ना किसी प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल। तो कहता वो मेथड जिसको हम इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस मेथड को हम नाम क्या देते हैं बच्चे? बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड क्या चीज है? सच अ मेथड which is used to solve biological problems, या फिर आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं साइंटिफिक मेथड। The scientific method to solve biological problems is known as biological method। तो बच्चे में इस चैप्टर का नाम तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम गए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की तरफ। हमने कहा लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को हम क्या नाम देते हैं? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का। और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो तरीका, जो प्रोसेस, जो वे, जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, वो है बायोलॉजिकल मेथड। अब वो कहता है लिविंग थिंग से रिलेटेड क्वेश्चन या प्रॉब्लम अराइज हो सकते हैं। दो ही कंडीशन है जिसके लिए हमें बायोलॉजिकल मेथड की तरफ जाना पड़ेगा। बोले जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है वो साइंटिस्ट के जेहन में खुद भी हो सकता है कि उसको बैठे बैठे खुद आइडिया आ जाए। जस्ट लाइक न्यूटन से बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकती है कि एप्पल आकर सर पे लगा तो उसने सोचा नीचे की तरफ क्यों आया, ऊपर की तरफ नहीं गया ना। तो या तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम साइंटिस्ट के जेहन में खुद आ सकता है, या ये क्वेश्चन उससे कोई पूछ सकता है, या एल्स इन द फॉर्म ऑफ कोई प्रॉब्लम अकर। जस्ट लाइक कोरोना वायरस ले लें, लाइक मलेरिया ले लें, फ्लू ले लें, ये अकर हुआ ना। The scientific method in which biological problems are solved is termed as biological method। वो प्रोसेस, वो मेथड जिसमें हम बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू, जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं, बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। अब बायोलॉजिकल मेथड के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले recognition and occurrence of biological problem। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर होगी तो आप आगे चलेंगे ना। देन उसके बाद आ जाती है ऑब्जर्वेशन। फिर आप ऑब्जर्व करते हैं कि इसकी जड़ क्या चीज है। लाइक मलेरिया में आपने देखा जो लोग मार्शी एरिया में रह रहे थे, जो कंटेमिनेटेड वाटर के पास रह रहे थे, उनमें मलेरिया ज्यादा फैल रहा था। तो इस तरह डिफरेंट ऑब्जर्वेशन बनाते हैं। ऑब्जर्वेशन से हम एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं जिनको हम जानते हैं हाइपोथेसिस का। हाइपोथेसिस हम डिडक्शन करते हैं, डिडक्शन के बाद एक्सपेरिमेंटेशन, फिर समराइजेशन ऑफ रिजल्ट, एंड देन वी पब्लिश आवर रिजल्ट। तो किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम बायोलॉजिकल मेथड इस्तेमाल करें, इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। आज इन स्टेप्स को हम देखने जा रहे हैं। स्टेप नंबर 1 है बच्चे रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जानना, पहचानना।
तो या तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम खुद ही साइंटिस्ट के जहन में आ सकता है एज अ क्वेश्चन, या उससे कोई पूछ सकता है, या अदर किसी डिजीज की फॉर्म में वो अकर हो सकता है। जब एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अकर हो गया, साइंटिस्ट उसको एक ऐसा चैलेंज ले लेते हैं कि अब इसको सॉल्व करना ही करना है, अब इसका हल, इसका सोल्यूशन निकालना ही निकालना है। तो रिकग्नाइजेशन, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पहचानने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है वो ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन क्या चीज है? वो कहता है, अब साइंटिस्ट ऑब्जर्व करता है अपने 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए, विजन, टेस्ट, स्मेल, टच, हियरिंग, अपनी 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए जो साइंटिस्ट है, जो बियोलॉजिस्ट है, वो ऑब्जर्वेशन बना रहा है। मतलब कि अपने टच के थ्रू, हियरिंग के थ्रू, विजन के थ्रू, स्मेल के थ्रू, या फिर टेस्ट के थ्रू, इन 5 सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्वेशन इकट्ठी की जा रही है। और एक और बात याद रखिएगा, बायोलॉजी में जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है वो ज्यादा बेहतर मानी जाती है एज कंपेयर टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस के मुकाबले में क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस ज्यादा बेहतर मानी जाती हैं। ऑब्जर्वेशन में भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। Quantitative observations are considered more accurate than qualitative observation. जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है उनको हम एज कंपेयर्ड टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन ज्यादा बेहतर मानते हैं। क्यों? उनके एक डिफरेंस बता रहे हैं। इस डिफरेंस के बाद हमें पता चल जाएगा कि हम क्यों क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन पे बेहतर मानते हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में एग्जांपल दे रहा है। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, सॉरी, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट। पहला पॉइंट। अब देखते हैं इसके मुकाबले में क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या बता रही है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। इसकी ऑब्जर्वेशन ज्यादा अच्छी थी। कौन सी वाली ऑब्जर्वेशन ज्यादा बेहतर है, ज्यादा एक्यूरेट थी? तो हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आ रही। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है तो सिंपल ये कह दिया कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कोल्ड है, बॉइलिंग पॉइंट हॉट है। जबकि प्रिसाइज, ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन किसने दी? वो में दी क्वांटिटेटिव ने। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहती है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, अ लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर देन अ लीटर ऑफ एथानॉल। वो कहता है एथानॉल का 1 लीटर पानी के 1 लीटर से कम है वेट में। यह क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन देखिएगा, अ लीटर ऑफ वाटर वेट्स 1000 grams and a liter of ethanol weighs about 789 grams. सो कौन सी ऑब्जर्वेशन ज्यादा बेहतर हमें प्रोवाइड कर रही है इंफॉर्मेशन? क्वांटिटेटिव, नॉट क्वालिटेटिव। इस बुनियाद पे हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को ज्यादा प्रिजराई देते हैं, ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कंपेयर टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशंस को आपने 5 सेंस इस्तेमाल करते बनाया, विजन, टेस्ट, स्मेल, टच एंड हियरिंग। टाइप्स देखिए इसमें आपने 2, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन दे रही है बट प्रिसाइज ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन दे रही।
जबकि क्वांटिटेटिव बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रही है। नेक्स्ट देखिएगा, ऑब्जर्वेशन के बाद आ रही बच्चे मेरे पास हाइपोथेसिस। हम ज्यादा सारी ऑब्जर्वेशन को लिंक करके ना एक टेंटेटिव स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट बना देंगे। टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है अनसर्टन, जो कहते हैं ना कि पत्थर पे लकीर होना, वो बात नहीं होगी। अनसर्टन मतलब अनस्पेसिफिक, हो सकता है नहीं भी हो सकता, बट हमारा ज्यादा वोट उसकी तरफ जा रहा होता है, हमारा ज्यादा वोट उसकी तरफ जा रहा होता है, हमारा जो ज्यादा सोच है, बैंड है, वो उसकी तरफ है कि ये बात हमें ठीक लगती है। सो हाइपोथेसिस पे चलिएगा। ऑब्जर्वेशन के बाद आगे मेरे पास हाइपोथेसिस। Observations do not become scientific observation until they are organized and related to a question. वो कहता है आपको ऑब्जर्वेशन को साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन उस वक्त तक कोई नहीं कहेगा जब तक कि आप उन ऑब्जर्वेशन को अपने साइंटिफिक प्रॉब्लम, अपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से लिंक नहीं कर देते, उससे ताल्लुक नहीं बना देते। हमें अपनी उस ऑब्जर्वेशन को लिंक करना है। तो वो कहता है द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। एक अनसर्टेन स्टेटमेंट, एक अनस्पेसिफिक, जिसको आप कह रहे हैं नॉन स्पेसिफिक स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज नोन एज हाइपोथेसिस। वो कहता है हाइपोथेसिस में लाजमन बात नहीं कि इसको दुरुस्त होना चाहिए, नहीं, हमने उसमें अनसर्टेनिटी छोड़ दी है। हमने कहा है कि हमें पता है हाइपोथेसिस कंप्लीटली ठीक नहीं है, हो सकता है कि ये गलत भी हो जाए, तो हमने इफ एंड देन लॉजिक को यूज किया हुआ है। वो कहते जो आपने हाइपोथेसिस बना दी, इस हाइपोथेसिस के कुछ करेक्टरिस्टिक होने चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ खसूसियात होनी चाहिए इस हाइपोथेसिस में। कौन कौन सी? नंबर पहला पॉइंट, इट शुड बी ए जनरल स्टेटमेंट। जो हाइपोथेसिस एक जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए, जैसे ऑल बर्ड्स हैव विंग, सबके सब बर्ड्स के पास विंग है, एक जनरल स्टेटमेंट है ना। मैंने किसी बर्ड को स्पेसिफिक तो नहीं किया, मैंने ये तो नहीं कहा स्पैरो विंग्स, मैंने ये तो नहीं कहा पैरट है विंग, मैंने कहा ऑल बर्ड्स हैव विंग, मतलब कि जो भी चीज बर्ड्स की कैटेगरी में फॉल कर रही है उसके पास विंग्स होंगे। सो हाइपोथेसिस शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट। इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया। टेंटेटिव आइडिया का क्या मतलब है कि ऐसा आइडिया जो नॉन स्पेसिफिक है, यानी कि पत्थर पे लकीर है कि ऐसा ही होगा, इससे हमारा ख्याल है कि इंशाल्लाह ऐसा होगा, हमारी सोच जा रही है ऐसा होगा, बट वो गारंटी नहीं है कि ऐसा होगा। इसको कहते हैं टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। यहाँ ऑब्जर्वेशन सोच रहे हैं कि जिस ऑब्जर्वेशन को हम आगे हाइपोथेसिस की तरफ लेके चल रहे हैं, जिसको हम डिडक्शन एक्सपेरिमेंट की तरफ लेके जाएंगे, हम सोचते हैं, कंसिडर करते हैं कि हाँ जी हो सकता है ये ट्रू हो, हमारा उस पर काफी यकीन होता है। अगला कैरेक्टरिस्टिक देखिएगा, इट शुड एग्री विद द अवेलेबल एविडेंस। आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, वो कहते हैं जो आपकी हाइपोथेसिस है, वो अवेलेबल एविडेंस से, जो आपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू मटेरियल निकाला, इंफॉर्मेशन निकाली, डाटा कलेक्ट किया, उससे एग्री भी करनी चाहिए। ये नहीं कि ऑब्जर्वेशन की डायरेक्शन एक तरफ जा रही है और हाइपोथेसिस आपकी एक तरफ जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ऑब्जर्वेशन है और जो अवेलेबल एविडेंस है, हाइपोथेसिस अकॉर्डिंग टू इट होना चाहिए, उससे एग्री करना चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल। और आपने अपने हाइपोथेसिस को कॉम्प्लेक्स नहीं बना देना, कोशिश करने जितना सिंपल हाइपोथेसिस को रखा जाए उतना सिंपल रखें। जितना सिंपल आप अपने हाइपोथेसिस को रख सकते हैं, कोशिश कीजिए उतना ही सिंपल उसको रखें, ताकि अंडरस्टैंडिंग में अपना आइडिया अगर आप किसी को कन्वे करना चाहें आसानी हो। जितना कॉम्प्लेक्स रखेंगे उतना अगले को समझाने में मुश्किल आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा,
इट शुड बी टेस्टेबल। और जो आपकी हाइपोथेसिस है इट शुड बी टेस्टेबल, वो टेस्ट करने के काबिल हो, मतलब जिसपे हम एक्सपेरिमेंट कर सकें, मतलब जिसपे हम एक्सपेरिमेंट कर सकें। इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फॉल्सिफाइड। वही बात, क्या हमने ये नहीं कहते कि नहीं जी यही ठीक होगी, हमारा ये मानना हाँ उम्मीद है इंशाल्लाह यही बात ठीक होगी, तो मैं 100% श्योर नहीं होता कि हमारी हाइपोथेसिस ठीक है। वो एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज पे जाके में पता चलता है कि अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ, रिजल्ट हमारे सोचने के मुताबिक आया, तो हमारी हाइपोथेसिस ठीक थी। अगर रिजल्ट उसके उल्टा आ गया, मतलब हमारी हाइपोथेसिस ठीक नहीं थी। तो कहता है इट शुड बी टेस्टेबल, हाइपोथेसिस टेस्टेबल भी होनी चाहिए और पोटेंशियली फॉल्सेबल, और इसमें यह पोटेंशियल भी होना चाहिए कि शायद हमारी हाइपोथेसिस गलत हो, ये भी हो सकता है। In other words, there should be a way to show hypothesis is false or a way to disprove the hypothesis. बात एंड पर वही है कि पत्थर पे लकीर नहीं है, लोहे पे लकीर नहीं है। क्या आपकी हाइपोथेसिस ठीक है? इट्स इफ एंड देन चांस, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ठीक होगी। अब डिडक्शन हम करने जा रहे हैं, अच्छा अगर ऐसा होगा तो ठीक है ऐसे हो जाएगा, अगर वैसा हो तो तब क्या हो जाएगा, इफ एंड देन लॉजिक। अगर ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, अगर ऐसे किया तो वैसे हो जाएगा। तो हाइपोथेसिस पे हम इफ एंड देन लॉजिक लगाते हैं, सोचते हैं कि अगर इस एंगल से इस चीज को लेके जाए तो तब क्या इफेक्ट होगा, अगर एक्सपेरिमेंट ऐसे नहीं ऐसे किया जाए, अगर हाइपोथेसिस को ऐसे ना ऐसे बना दे तब क्या होगा। इफ एंड देन, अगर हम अब कुछ करेंगे इसका बाद में इफेक्ट क्या होगा, इफ एंड देन लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए हम हाइपोथेसिस से कुछ डिडक्शन निकालने जा रहे हैं, कुछ चीजें डिडक्ट करने जा रहे हैं, एक फिल्टर लगा के छांटी करने जा रहे हैं। In next step, a biologist draw deductions from hypothesis. Hypothesis से biologist deduction निकालने जा रहे हैं। For this purpose, a hypothesis is taken as expected result. जब आप डिडक्शन निकालने जा रहे हैं ना अपनी हाइपोथेसिस से, तो उस लम्हे के लिए आपने सोचने के हाँ मेरी हाइपोथेसिस ट्रू है, कॉन्फिडेंस डालना आपने अपने हाइपोथेसिस में कि इंशाल्लाह यही ठीक होगी। तो कहता है डिडक्शन बनाते हुए आप अपने हाइपोथेसिस को ट्रू कंसीडर करते हैं, ठीक है। जनरली इन दिस पर्टिकुलर मेथड वी यूज इफ एंड देन लॉजिक, और डिडक्शन करते हुए हाइपोथेसिस में से हम इफ एंड देन लॉजिक को यूज करते हैं। अगर ऐसा था तो वैसा होगा, अगर वैसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। डिडक्शन के बाद है एक्सपेरिमेंटल स्टेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज। ये वो स्टेज है जब हम अपनी हाइपोथेसिस को प्रूव करने जा रहे हैं, क्या आया ये हमारी हाइपोथेसिस ट्रू है या हमारा हाइपोथेसिस फॉल्स है, क्या हमारी हाइपोथेसिस ठीक है या फिर हमारा हाइपोथेसिस फॉल्स है, ये हम प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं एक्सपेरिमेंट में आप करेंगे एक्सपेरिमेंट अपने हाइपोथेसिस के मुताबिक चलते हुए, अगर तो रिजल्ट आपकी कैलकुलेशंस के मुताबिक आ गया, मतलब आपकी हाइपोथेसिस ट्रू है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर रिजल्ट वैसा ना आया तो समझ लीजिए कि आपकी डायरेक्शन गलत है। बैक टू ऑब्जर्वेशन जाइए, अपनी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए, नई और मुख्तलिफ किस्म की हाइपोथेसिस बनाइए, उनकी डिडक्शन कीजिए और फिर एक्सपेरिमेंट कीजिए। तो ये हमारा चेकिंग पॉइंट है एक्सपेरिमेंटेशन के, क्या हम ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर एक हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट में भी कामयाब होगी, फिर हम अपने रिजल्ट को करने जा रहे हैं समराइज। अब हम अपने डाटा को कलेक्ट करने जा रहे हैं पाई चार्ट्स की फॉर्म में, ग्राफ्स के फॉर्म में,
इसके लिए हम मैथमेटिकल टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे, रेशियो इस्तेमाल कर लेंगे, प्रोपोर्शन इस्तेमाल कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल कर लेंगे। सो समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स हम पाई चार्ट के फॉर्म में, ग्राफ्स के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में स्टैटिकली अपने रिजल्ट को समराइज कर रहे हैं। और रिजल्ट की समराइजेशन के बाद लास्ट स्टेप है जो आपने काम किया उसको पब्लिश करना, दुनिया को बताना, लोगों को बताना कि मैंने ये काम किया है और मैं इसमें कामयाब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अपना रिजल्ट पब्लिश करना ताकि लोगों को उससे मजीद आगे मदद मिल सके। सीढ़ी पे रख के आप चलते हैं ना एक एक स्टेप पे, तो शायद आप किसी के लिए वो स्टेप बन रहे हो जिस स्टेप पे वो पाँव रख के मजीद फील्ड में डिस्कस करे, आगे चीज को लेके चले। सो लास्ट स्टेप है रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट। आप रिजल्ट रिपोर्ट करने जा रहे हैं, बता रहे हैं दुनिया को कि मैंने क्या हाइपोथेसिस बनाई, ऐसे एक्सपेरिमेंटेशन की। और एक और भी बात है कि आप दुनिया को चैलेंज दे रहे हैं कि आइए मुझे डिस्प्रूव करके दिखाइए। और ये चीज आपको किधर लीड करेगी, थ्योरी और लॉ की तरफ। तो बच्चे ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।